नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल इजी यूपीएससी में। मेरा नाम है अमितेश और जैसे दोस्तों आप जानते हो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। हमने डिस्कस किया था मगध पीरियड के बारे में, फिर मौर्यन पीरियड के बारे में, फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड के बारे में। उसी कड़ी में, उसी क्रोनोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड के बारे में और उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में और फाइनली हम इस बुक को कॉन्क्लूड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं गुप्ता पीरियड के साथ। गुप्ता पीरियड का जो टाइम लाइन था वो 322 एडी से शुरू होता है और गुप्ता पीरियड के डिटेल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इनके राज्य की बाउंड्रीज देख लेते हैं। दैट मीन्स इनका एक्सटेंट कितना था, कहाँ तक ये फैले हुए थे। तो आप देख सकते हो यहाँ साउथ में और डेक्कन में नर्मदा नदी तक, इधर नॉर्थ वेस्ट में आपका गांधार और सिंध प्रोविंस तक, और इधर ईस्ट में आपका असम और नॉर्थ में आपका नेपाल। अब करंट नेपाल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इनका जो टेरिटोरियल एक्सटेंट था वो इतना था, आप इस मैप में देख सकते हो। नाउ हम बात करते हैं इनके पहले किंग के बारे में, दैट मीन्स पहले पावरफुल किंग के बारे में। पहले पावरफुल किंग थे चंद्रगुप्त वन। चंद्रगुप्त वन ने गुप्ता पीरियड का एक्सपेंशन शुरू किया था और उन्होंने रूल किया था साकेत, प्रयाग और मगध रीजन में। अब साकेत जो रीजन है वो अयोध्या का रीजन है, जो करेंटली अयोध्या है उसे साकेत कहा जाता था उस टाइम पे। और प्रयाग आप तो जानते हो कि इलाहाबाद को बोलते हैं। और मगध, जो हमने मगध पीरियड के बारे में डिस्कस किया था, ये रीजन जो है इसे मगध बोलते हैं। तो मगध, प्रयाग और साकेत पे इन्होंने राज्य किया, रूल किया और उसके एक्सपेंशन की शुरुआत की थी। बट इनके जो सक्सेसर थे समुद्रगुप्त, जिन्हें हम भारत का नेपोलियन भी बोलते हैं, इन्होंने या बेसिकली ये गुप्ता एम्पायर के सबसे पावरफुल किंग थे और इन्होंने जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज थी गुप्ता एम्पायर की उसे काफ़ी एक्सपेंड किया। और आप इस मैप में जो गुप्ता एम्पायर का पूरा बाउंड्री देख रहे हो, ये सारा समुद्रगुप्त के द्वारा ही किया गया है। तो समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो समुद्रगुप्त के जो कवि थे हरिसेन ने एक इंक्रिप्शन लिखा था एक पिलर पे, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति बोलते हैं, जो इलाहाबाद फोर्ट में इस समय फ़िलहाल में रखा गया है एक मॉन्यूमेंट के तौर पे। ये वही पिलर है जिस पे पहले अशोका ने इंस्क्राइब करवाया था अपने इंक्रिप्शंस को, फिर उसके बाद समुद्रगुप्त करवाते हैं और फिर लेटर ऑन मुगल पीरियड में जहांगीर भी सेम पिलर पे अलग अलग भाषाओं में इंक्रिप्शन करवाया गया है। जैसे जहांगीर ने पर्शियन में इंक्रिप्ट करवाया है इसमें, अशोका ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट में इसमें लिखवाया है और आपके समुद्रगुप्त ने भी ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ही इसमें अपने एडिक्ट्स को लिखवाया हुआ है। तो हम प्रयाग प्रशस्ति के थ्रू बेसिकली हम जानते हैं कि समुद्रगुप्त कौन थे। नाउ जो एक्सपेंशन कराया था इन्होंने, समुद्रगुप्त ने जो बेसिकली एक्सपेंड करा था गुप्ता एम्पायर को, वो उन्होंने ऐसे किया था कि वो अलग अलग राज्यों में गए, अलग अलग क्षेत्रों में गए, उनसे युद्ध लड़ा, उन्हें हराया, फिर उन्हें अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर किया। ऑब्वियसली अगर वो उन्हें हराएंगे तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उन्हें वो इंडिपेंडेंट अधिकार दे दिया उनके राज्य पे, कि मतलब आप समझो कि अगर किसी एक राजा को उसने हराया, मान लो जैसे ओडिशा और तमिल के राजा को हराया, तमिलियन राजा को हराया, और उनको हराने के बाद वो राज्य फिर उनको दे दिया वापस, और ये कॉन्ट्रैक्ट करा कि आप मुझे कुछ ट्रिब्यूट पे करेंगे, दैट मीन्स कुछ मनी पे करेंगे, और अगर मैं कोई और युद्ध लड़ता हूँ तो आप अपनी सेना को भी मेरे सहायता के लिए भेजेंगे। तो ऐसे उनका एक्सपेंशन हुआ था। तो आप ये देख सकते हो कि मौर्यन पीरियड में जो पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज था, यहाँ गुप्ता पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस था वो ज़्यादा सेंट्रलाइज नहीं है। लोगों को इंडिपेंडेंस मिली हुई है, लोगों को ऑटोनॉमी है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने मन से काम कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अब चंद्रगुप्ता टू के बारे में कि चंद्रगुप्त टू कौन थे। तो चंद्रगुप्त टू समुद्रगुप्त के सक्सेसर थे और इन्हें विक्रमादित्य के भी नाम से भी जाना जाता है। तो चंद्रगुप्त को भी काफ़ी पावरफुल माना जाता है और चंद्रगुप्त के दरबार में 9 जेम्स थे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें कालिदास भी आते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब चंद्रगुप्त के टू के बाद और भी शासक आते हैं, बट वो थोड़ा वीक रहते हैं कंपेरेटिवली। और उस टाइम तक हुन्स का भी, जो हुन एम्पायर था मिडिल ईस्ट का, सेंट्रल एशिया का, उनका अटैक बढ़ता जाता है। वो रोमन एम्पायर से भी कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मेडिटेरेनियन एरिया में, जो आज का मेडिटेरेनियन सी है, उस एरिया में रोमन एम्पायर हुआ करता था। तो जो हुन्स थे, हुन एम्पायर था, वो उनसे लड़ते थे। बट ओवर द टाइम वो इंडिया की तरफ भी अपना रुख किए और आके पंजाब में और हमारे कश्मीर वैली में
अलग अलग जो छोटे छोटे गवर्नर्स थे गुप्ता पीरियड के, गुप्ता एम्पायर के, उनको हराया और लैंड को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होता है फाइनली। नाउ हम बात करेंगे गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि गुप्तास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बिल्कुल सेम था मौर्यंस की तरह। अब मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, तो जैसे मैंने बताया था कि जो होल किंगडम था, पूरा किंगडम, वो किंगडम अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड था और हर प्रोविंस को एक गवर्नर रूल करता था और हर एक प्रोविंस अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड था और हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग विलेज में डिवाइड था। नाउ जो मौर्यन पीरियड था उसमें गवर्नर्स को पूरी ऑटोनॉमी नहीं दी गई थी। दैट मीन्स मौर्यन पीरियड एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पे काम करता था। जैसे कि बीच में एक राजा है, उसके कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, दैट मीन्स जो उनकी हेल्प करते हैं, और जो गवर्नर्स हैं उनको उस राजा के अकॉर्डिंग ही काम करना होता था, वो अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते थे। बट गुप्ता पीरियड में ऐसा नहीं था। गुप्ता पीरियड में जो गवर्नर्स थे वो अपने डिस्क्रिशन, दैट मीन्स अपने अकॉर्डिंग, अपने मन से भी कुछ काम कर सकते थे। तो ये डिफरेंस था मौर्यन पीरियड में और गुप्ता पीरियड में। नाउ सैलरी अब तक जैसे हमने देखा था, मौर्यन पीरियड में सैलरी स्टार्टिंग में जो टैक्स वस्तुओं में लिया जाता था वही टैक्स वापस सैनिकों को, एम्प्लॉयज़ को दे दिया जाता था। सॉरी। बट गुप्ता पीरियड में कैश देना स्टार्ट कर दिया गया था। दैट मीन्स जो सैलरी थी वो कैश में दी जाती थी। बट ओवर द टाइम क्या हुआ कि जो ऑफिसर्स थे उनको छूट दे दी गई कि आप जाके ज़मीन से ही, दैट मीन्स किसी लैंड पे आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो। जो टैक्स जनता पे करती है, आप जाके जितना आपको सैलरी मिलती है उतना सैलरी आप जाके जनता से खुद ब खुद टैक्स ले सकते हो। ये ऑटोनॉमी थी उनको। नाउ अब हम बात करेंगे लाइफ ऑफ पीपल के बारे में। दैट मीन्स वहाँ के लोगों की क्या स्थिति थी, सोसाइटी कैसी थी उस टाइम पे, ट्रेड कैसे होता था, रिलीजन धर्म कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, लिटरेचर कैसा था। सो इन सब चीज़ों के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सोसाइटी के बारे में। तो सोसाइटी के बारे में हमें जानकारी मिलती है फाहियान के थ्रू। नाउ अब ये क्वेश्चन आता है, फाहियान था कौन? तो फाहियान एक चाइनीज़ ट्रैवलर था जो चाइना से इंडिया में आया था बुद्धिज़्म के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो उसने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ लिखी हैं इंडियन सोसाइटी के ऊपर। सो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो उसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है अपने डॉक्यूमेंट्री में, दैट मीन्स कि इंडिया में उस टाइम पे अनटचेबिलिटी को फॉलो किया जाता था। दैट मीन्स जो कास्ट होते थे, जैसे कि अलग अलग जातियां हैं, सबसे पहले शुरुआत होती है वर्ना सिस्टम से। सो वर्ना सिस्टम में कार्य के अनुसार क्लासेस डिवाइड थे, बट उसके बाद ये हेरिडेटरी होना स्टार्ट हो जाता है। दैट मीन्स लोगों के जन्म के अनुसार क्लासेस डिवाइड होती हैं। फिर उसके बाद अलग अलग जातियां डिवाइड होती हैं। सो उन जातियों के अलावा एक अनटचेबल ग्रुप भी था जिसे लोग अनटचेबल मानते थे। दैट मीन्स जो वो सोसाइटी का कुछ गंदा नालियाँ साफ़ करना या फिर इस टाइप के काम करते थे, उन्हें लोग अनटचेबल बोलते थे, जो एक बहुत बड़ा गलत व्यवहार था, गलत धारणा थी लोगों की। बट उस समय गुप्ता पीरियड में से फॉलो किया जाता था अनटचेबिलिटी के बारे में। तो फाहियान का जो मेन राइटिंग थी, जो मेन डॉक्यूमेंट्री थी, उसमें अनटचेबिलिटी ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। फिर हम बात करते हैं ट्रेड के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हो, मगध पीरियड में भी, मौर्यन पीरियड में भी वेस्टर्न एशिया, आपका मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, फिर इधर साउथ ईस्ट एशिया में आपके म्यांमार, इंडोनेशिया से भी ट्रेड होता था। तो उसी टाइप में, उसी पैरेलल में गुप्ता पीरियड में भी जो ट्रेड होता था वो वेस्टर्न एशिया से होता था, साउथ ईस्ट एशिया से भी, के कुछ कंट्रीज़ से भी, कुछ राज्यों से भी ट्रेड होता था। अब ये ट्रेड होता कैसे था? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गंगा नदी की जो डेल्टा क्षेत्र था, दैट मीन्स गंगा नदी जहाँ बे ऑफ बंगाल से मिलती है, वहाँ पे एक ताम्रलिप्ति नाम का एक पोर्ट था। उस पोर्ट के थ्रू स्वर्ण भूमि, यावा द्वीप एंड कंबोज, ये स्वर्ण भूमि कौन सी जगह है? स्वर्ण भूमि आज का सुमात्रा है, यावा द्वीप आज का जावा द्वीप है जो इंडोनेशिया का पार्ट है, और कंबोज आज का कंबोडिया है। सो इनके थ्रू ट्रेडिंग हुआ करती थी उस टाइम पे। और जो हमारा वेस्टर्न पार्ट था, हमारा जो वेस्टर्न घाट है, जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, मुंबई, कोलकाता, मुंबई, कोची, ये मालाबार कोस्ट जो है, उस पर 3 मेजर पोर्ट्स थे उस टाइम पे, बरोच, स्पेयर एंड कल्याण। इनसे आपका वेस्टर्न एशिया में
रेड सी के थ्रू रोमन एम्पायर में ट्रेड हुआ करता था। नाउ अलॉन्ग विथ ट्रेड, दिस इज ट्रेड, बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म, आर्ट एंड कल्चर ऑल्सो स्प्रेड टू साउथ ईस्ट एशिया। सो जो हमारा ट्रेड होता है, अगर सपोज करो कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं, इस जगह से उस जगह पे जाते हैं, तो वो अपने साथ अपने कल्चरल, अपने जाति, अपने धर्म सूचक चीज़ों को भी लेके जाते हैं। मतलब उन चीज़ों पे उनके धार्मिक इम्प्रिंट्स होते हैं, उनकी धार्मिक छाया होती है। तो अगर ट्रेड होता है तो उसके साथ उनके आर्ट और कल्चर भी ट्रेड होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ बात होती है। फिर हम बात करते हैं रिलीजन के बारे में। तो उस समय बेसिकली जैसे पहले क्या होता था, नेचर को गॉड माना जाता था, बट अब तक परिभाषाएं चेंज हो चुकी थी। जो ब्राह्मणिक हेजेमनी की बात आती है, मतलब जो वर्णा सिस्टम डिवाइड था 4 क्लासेस में, जो पहले कार्य के ऊपर डिवाइड था, अब वो हेरिडेटरी हो चुका था। दैट मीन्स एक ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, एक क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। तो जो ब्राह्मण्स इस डिवीज़न को हेरिडेटरी बना के, दैट मीन्स जन्म के अकॉर्डिंग बना के, जो ब्राह्मणत्व को फैलाना चाहते थे, दैट मीन्स ब्राह्मणिज्म को फैलाना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग डेटीज़ को बनाया। डेटीज़ मतलब देवताओं को, विष्णु, शिवा, शक्ति, और विष्णु भगवान के पूजा पे ज़्यादा फोकस करने को कहा किंग्स को। तो किंग्स ने वैष्णविज्म को फॉलो करना स्टार्ट किया और वो तरह तरह के यज्ञ करते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ उस टाइम पे काफ़ी फेमस था। नाउ इसी टाइम पे मंदिर का भी निर्माण शुरू हुआ और इमेज वर्शिप भी शुरू हुई। दैट मीन्स विष्णु भगवान के इमेज को, मूर्तियों को देवगृह, एक छोटे से रूम में रखा जाने लगा जहाँ पूजा पाठ हुआ करता था। नाउ मेनी ओल्डर बुक्स वर री रिटन इन दिस पीरियड। दैट मीन्स महाभारत, रामायण, कई तरह के पुराण इस पीरियड में, इस गुप्ता एम्पायर के पीरियड में दोबारा लिखे गए। सो जो आज हम पढ़ते हैं महाभारत, रामायण के बारे में, वो बेसिकली गुप्ता पीरियड में दोबारा लिखे गए थे, उन्हें ही हम पढ़ते हैं। नाउ हम बात करेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेम्पल कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इस पर्टिकुलर इरा में, जिसमें जो किंग्स थे, जो राजा थे, जैसे कि वो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे, तो वो डोनेशंस देते थे ताकि मंदिर का निर्माण हो सके, और आगे चल के मंदिर और बड़े होते गए। बट जो सबसे पहले के मंदिर थे, जो स्टार्टिंग के मंदिर थे, आप देख सकते हो केवल एक रूम था जिसमें एक भगवान की मूर्ति रहती थी, जिसे देवगृह बोलते हैं। नाउ इसी टाइम पे बुद्ध अजंता का जो केव, रॉक कट केव है, जो आपका पड़ता है आपके महाराष्ट्र में, सो इसका भी निर्माण हुआ था। और इसकी दीवारों पे, मतलब इसके दीवारों पे जो आपका केव का दीवार हुआ, उस पर मुराल पेंटिंग भी शुरू हुई थी। अब ये मुराल पेंटिंग क्या होती है? तो बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ पेंटिंग जो एक बहुत बड़े एरिया पे होती है, स्पेसिफिकली ऑन दीवार, मतलब ऑन द वॉल्स पे ही होती है, दीवारों पे ही की जाती है, उसे मुरल पेंटिंग बोलते हैं। ना हम बात करेंगे लिटरेचर की। तो जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था कि चंद्रगुप्त टू के जो कोर्ट था उसमें 9 जेम्स थे, 9 ज्वेल्स बोल सकते हो, जेम्स बोल सकते हो। उसमें से एक कालिदास भी थे, जिन्होंने कई अलग अलग तरह की पोएट्रीज और ड्रामा को लिखा था। उनमें से कुछ फेमस हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंशम। सो इन तीनों के बारे में एनसीईआरटी में मेंशन किया है, और भी हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट स्पेसिफिकली इन तीनों को एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, इसलिए मैं इनको आपको बता रहा हूँ, इसे आप याद रखिएगा। नाउ साइंस के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि जब ट्रेड होता है तो ट्रेड से चीज़ें प्रोपोगेट होती हैं एक जगह से दूसरे जगह पे। तो जब ट्रेड होता था वेस्टर्न एशिया से रोमन एम्पायर के थ्रू ग्रीक्स के पास, तो उनके साथ अलग अलग तरह के लोग, साइंटिफिक चीज़ें भी ट्रांसफ़र होती थी, जो उस टाइम के लोग सोचा करते थे कि ये पृथ्वी कैसे घूमती है, ये सूर्य को एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी, इन सब चीज़ों के नॉलेज का भी प्रोपोगेशन होता है, नॉलेज का भी ट्रेड होता है। और उसी टाइम पे अलग अलग तरह के जो एस्ट्रोनॉमर्स हो गए, मैथमेटिशियंस पैदा हुए, आर्यभट्ट हो गए, वराहमिहिर हो गए। सो आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन किया था कि अर्थ रोटेट करता है सन के अराउंड, बट उस टाइम पे इस चीज़ को लोगों ने माना नहीं था, इस थ्योरी को लोगों ने माना नहीं था, बट आज ये थ्योरी प्रूफ हो चुकी है। फिर इसके साथ ही मैथमेटिशियंस जो थे हमारे उस टाइम के, उन्होंने डेसिमल सिस्टम का भी आविष्कार किया था, जैसे जो डेसिमल्स में लिखते हैं हम, और जीरो का भी इन्वेंशन उसी टाइम पे हुआ था। और बेसिकली जो न्यूमरल्स, जो डिजिट्स लिखने के तरीके होते हैं, उनकी खोज इंडियंस ने ही की थी, और इंडियंस से अरब ने सीखा, अरब के लोगों ने सीखा, और अरब से यूरोपियन ने सीखा,
और इसके थ्रू जो न्यूमरल सिस्टम जो जो डिजिट लिखने की प्रक्रिया होती है, डिजिट लिखने का पैटर्न होता है, वो प्रोपगेट हुआ। नाउ आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ये अजंता केव है और ये आपका महरौली का आयरन पिलर है। क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ था, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ होती है, बढ़ती है, तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो इसी टाइम पे लोग अलग अलग मेटल्स को मिलाने की कोशिश की और एक फाइन क्वालिटी का, एक अच्छे क्वालिटी का आयरन पिलर तैयार किया, जिसे महरौली का आयरन पिलर, जो इस समय आई थिंक आपका दिल्ली के पास में ही महरौली में रखा गया है इसे। तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी का आयरन था जो अभी भी सस्टेन किया हुआ है। सोचो ये इस टाइम का ऑलमोस्ट 350 टू 400 के बीच की बात है और अब तक ये सस्टेन किया हुआ है। सो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी सस्टेनेबिलिटी, इसकी क्वालिटी कैसी होगी। तो ये पूरा हमने डिस्कस किया गुप्ता पीरियड के किंग्स के बारे में, गुप्ता पीरियड की सोसाइटी के बारे में, गुप्ता पीरियड के आर्किटेक्चर, उनके लिटरेचर के बारे में, उनके साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स के बारे में। ना इसके बाद डिक्लाइन हो जाता है। फिर हम डिस्कस करते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में। तो बेसिकली जब गुप्ता पीरियड का डिक्लाइन होता है, उनका डिसइंटीग्रेशन होता है, तो गुप्ता पीरियड छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। सो इन्हीं छोटे टुकड़ों में से फिर स्टार्ट होता है आपका दिल्ली के नॉर्थ में एक जगह पड़ती है थानेश्वर में हर्षवर्धन जन्म लेते हैं। अब आई थिंक हर्षवर्धन के बारे में सबने कुछ ना कुछ तो जाना ही होगा, कुछ न कुछ तो पढ़ा ही होगा। इन्हें बहुत बड़ा दानी मानते हैं, बहुत बड़े दानवीर थे वो, जो दान करते थे। तो उनके एक पोएट थे बाण भट्ट, उन्होंने हर्षवर्धन के बारे में अलग अलग चीज़ों के, उनकी जीवनी लिखी है, उनकी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया है बुक में। सिमिलरली एक और चाइनीज़ ट्रैवलर आया था ह्वेनसॉन्ग, जो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। अब आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि ह्वेनसॉन्ग जो था वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया, फाहियान जो था वो आपका चंद्रगुप्ता के टाइम पे आया था। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इससे आ सकते हैं डायरेक्टली। नाउ हर्षा जो था उसने अपने कैपिटल को मूव किया थानेश्वर से कन्नौज में, बिकॉज कन्नौज उसके पूरे किंगडम के बीच में पड़ता था। फिर इस तरह से उसने अलग अलग जगहों पे युद्ध लड़ा और उनको कॉन्कर करता गया। और उसने भी वही सेम पैटर्न अपनाया जो गुप्तास ने अपनाया था कि उनसे ट्रिब्यूट लेंगे, उनसे आर्मी की हेल्प लेंगे, बट उनको इंडिपेंडेंट अधिकार दे देंगे कि वो अपने अकॉर्डिंग अपने राज्य को चला सकते हैं। सो इसी एक्सपेंसन में वो डेक्कन की तरफ बढ़ता है। डेक्कन एरिया जो था, जहाँ पहले सतवाहनास रहते थे, तो उस डेक्कन एरिया में जब वो एक्सपेंसन शुरू करता है तो उसका एक युद्ध होता है पुलकेशिन II के साथ। जो पुलकेशिन II कौन था? तो पुलकेशिन II एक चालुक्य किंग था, चालुक्य का राजा था, जिसकी राजधानी वातापी थी या आप बादामी कह लो। और पुलकेशिन II ने हर्षवर्धन को आई थिंक 647 AD में हराया है, 646 या 7 AD में हराया है। और इसके बाद आपका जो हर्षा पीरियड था, हर्षा पीरियड या फिर कह लें हर्षवर्धन का जो एम्पायर था वो ख़त्म हो जाता है, वो डिक्लाइन हो जाता है। नाउ हम बात करते हैं उस टाइम के सोशियो रिलीजियस कंडीशन के बारे में, क्योंकि जब ह्वेनसॉन्ग एक चाइनीज़ ट्रैवलर इंडिया आएगा तो वो इंडिया के बारे में चीज़ों को एनालाइज करेगा और उसको लिखेगा भी। तो बेसिकली जो आपके हर्षवर्धन थे वो एक बुद्धिस्ट थे, वो बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। और ह्वेनसॉन्ग ने अपने जो डॉक्यूमेंट्री लिखी है उसमें उन्होंने इंडिया के सोशल कंडीशन के बारे में बताया है कि कास्ट सिस्टम प्रिवेलिंग था और अनटचेबिलिटी को भी प्रैक्टिस किया जाता था, और समाज में इनइक्वालिटी भी थी। दैट मीन्स गरीब के घर मिट्टी के होते थे और जो अमीर थे उनके घर पत्थरों के होते थे, ब्रिक्स के होते थे। सिमिलरली यहाँ के लोग थोड़े हॉट टेम्पर्ड थे, जल्दी गुस्सा करते थे, बट ऑनेस्ट थे। और रॉबरी, क्योंकि ह्वेनसॉन्ग जो था वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में गया, अलग अलग मोनेस्ट्रीज़ में गया, नालंदा मोनेस्ट्री में, फिर इसी तरह से वो साउथ इंडिया में गया, तो उसको जगह जगह पे लूटा गया था। तो उसने ये भी बताया है कि रॉबरी भी वहाँ पे होती थी उस टाइम के सोसाइटी में। और उसने ये बोला था कि डेथ सेंटेंस नहीं था, मतलब किसी को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। हाँ, लाइफ सेंटेंस था, मतलब आजीवन कारावास मिलता था। ना वो आप इस मैप में देख सकते हैं कि हर्षा का एम्पायर कौन सा था, और इसके बाद ये चालुक्य हो गए और ये पल्लवास हो गए, जिनके बारे में अब हम अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नाउ अब डेक्कन एंड साउथ में चालुक्य किंगडम। सो चालुक्य के बारे में हमने भी बात किया कि बेसिकली पुलकेशिन II जो एक राजा था, चालुक्य किंग था, उसने काफ़ी एक्सपेंड किया इसको। बट पुलकेशिन II भी
नरसिम्हवर्मन के हाथों मारा गया था। नरसिम्हवर्मन ने उसे हराया था। अब इसके पहले नरसिम्हवर्मन कौन था? तो नरसिम्हवर्मन एक पल्लव किंग था। पल्लवा जो डायनेस्टी मैंने भी आपको यहाँ मैप में लिखा, इसका एक राजा था और नरसिम्हवर्मन ने पुलकेशिन II को हराया था। बट इनके हराने के पहले पुलकेशिन II ने महेंद्रवर्मन को हराया था, जो पल्लव के पहले राजा थे। दैट मीन्स नरसिम्हवर्मन के पहले जो महेंद्रवर्मन थे उनको पुलकेशिन II ने हराया था। बट बाद में नरसिम्हवर्मन ने पुलकेशिन II को हरा के वातापी पे कब्जा कर लिया और उसके बाद यहाँ पे आपका चालुक्य पीरियड का डिक्लाइन शुरू होता है। नाउ पुलकेशिन II के बारे में हम जानते कैसे हैं? तो पुलकेशिन II के कोर्ट के जो पोएट थे रविकृति, उन्होंने इसके बारे में इंस्क्राइब किया है ऐहोल इनक्रिप्शन में। आप ये देख सकते हो, ये ऐहोल इनक्रिप्शन है। सो इसमें आप पुलकेशिन II के बारे में जानने की मिलेगा। फिर हम बात करते हैं पल्लवास के बारे में। पल्लवास कौन थे? तो बेसिकली जो पल्लवा थे, इनके पहले पल्लवा और चोला एम्पायर के पहले यहाँ सतवाहनास का राज था। तो सतवाहना का जब डिक्लाइन शुरू होता है तो इनके जो छोटे छोटे गवर्नर्स थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा मान लेते हैं और आगे चल के एक छोटे छोटे किंगडम्स का निर्माण करते हैं। तो उन्हीं में एक थे पल्लव, जो सतवाहना से अलग होने के बाद कांचीपुरम एक जगह है तमिलनाडु में, कांचीपुरम की तरफ आगे बढ़ते हैं और कांचीपुरम के साउथ में, दैट मीन्स नीचे की तरफ, अलग अलग राज्यों पे, छोटे छोटे राज्यों पे आक्रमण करते हैं और उसे अपने में मिलाने की कोशिश करना शुरू करते हैं और कांचीपुरम को वो अपना राजधानी या फिर कह लें कैपिटल बनाते हैं। नाउ जो आपके पल्लवास थे वो स्टार्टिंग में जैना थे, बट बाद में उसने सैविज्म को भी अडॉप्ट किया है, सेवायत को आप बोल सकते हैं। और इसी टाइम पे आपकी भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुई थी, जिसमें अलग अलग छोटे छोटे डेवोटीज़ थे, अलग अलग ग्रुप्स में चलते थे लोग, अलग अलग संत थे। वो कुछ लोग विष्णु को फॉलो करते थे जिन्हें अलवर्स बोलते हैं, कुछ नायनर्स थे जो शिव जी को फॉलो करते थे, वो उनके बारे में भजन कीर्तन करते थे, लोगों से मिलते थे, उन्हें उनकी कहानियाँ सुनाते थे तमिल में, लोकल लैंग्वेज में। सो ये एक भक्ति मूवमेंट था उस टाइम पे। सो अब हम बात करेंगे पल्लवास ने आर्ट एंड कल्चर में क्या योगदान दिया है। तो आपको पता होगा, आई थिंक अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो कुछ टाइम पहले जब इंडिया और चाइना में जो इनफॉर्मल समिट हुई थी मोदी जी और वहाँ के सी जिनपिंग में, वुहान 2.0 जिसे बोला गया था, वो मामल्लापुरम में हुआ था। तो जो मामल्लापुरम है वो महाबलीपुरम भी बोलते हैं उसको, और वहाँ जो मंदिर है, जो एक रथ टेम्पल है, वो इन्होंने ही बनवाया है। वो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, काफ़ी फेमस मंदिर है। तो ये पल्लवास के थ्रू बनवाया गया था उस टाइम पे। सो ऐसा था पूरा पल्लवास का पूरा डायनेस्टी, पल्लवास का एक्सपेंशन कैसे होता है, उनका आर्ट एंड कल्चर में योगदान क्या रहा है। सो जैसे आपको पता है आज हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया गुप्ता पीरियड के बारे में। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि गुप्ता पीरियड के डिसइंटीग्रेशन के बाद कैसे चालुक्यास आते हैं, फिर चालुक्य के बाद पल्लवास आते हैं। सो ऐसे फाइनली हमारी ये ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6 की ख़त्म होती है यहाँ पे। इसमें एक और चैप्टर रह गया है जिसे मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है, बिकॉज वो चैप्टर फॉरेन इन्फ्लुएंसेस के बारे में दिखाता है कि इंडियन कल्चर का विदेशी जगहों पे, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या इन्फ्लुएंस हुआ है। बट मैं इस चैप्टर को अंत में एक बार डिस्कस करूँगा, क्योंकि जब आप पूरी हिस्ट्री जान जाओगे इंडिया की और इंडियन कल्चर का एक्सपेंशन कैसे होता है, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तब आप उसे ईजिली समझ पाओगे और फिर याद करने में आपको आसानी होगी। तो इस तरह से हमने आज एनसीईआरटी ओल्ड हिस्ट्री क्लास 6 की ख़त्म की है। अब हम शुरू करेंगे जो न्यू एनसीईआरटी जो करेंटली अभी स्कूलों में चल रही है क्लास 6 में, उसके बारे में हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे और उसे भी 5 वीडियोस में कम से कम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और रही बात इस पूरे 5 वीडियोस को, तो मैं इनका एक में क्यूमुलेटिव वीडियो, एक कंपोजिट वीडियो 2-2.5 घंटे का होगा, वो अब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप उसे भी देख सकते हो, उसे भी शेयर कर सकते हो। सो आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और प्लीज़ डाउनलोड ना करें इसे, पहले ही डाउनलोड कर लें या फिर बाद में देखें, ऐसा नहीं, वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें। अगर कुछ कमी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझसे शेयर करें। अगर आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है, कोई PDF चाहिए, किसी टाइप का नोट्स चाहिए, आप मुझे बताएं, मैं लिंक डाल दूँगा सब डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।